मित्रों नमस्कार। एक बार मैं डॉक्टर बोरा पुनः आपके साथ अनुनासिक और अनुस्वार के प्रकरण को लेकर उपस्थित हूँ। साथियों, हमने गत वीडियो में जिक्र किया था कि हम विस्तार से अनुस्वार और अनुनासिक के प्रकरण पर बात करेंगे। तो हम कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि क्या अनुनासिक होता है और क्या अनुस्वार होता है। देखिए, एक शब्द लिखा है यहाँ चंद्र, और इसी का तद्भव रूप है चांद। इसी तरह हमने एक शब्द लिखा अक्षी, इसी का तद्भव रूप है आंख। अब एक देखिए, एक जगह बिंदु लगा हुआ है और एक जगह चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो ये हिंदी में दोनों प्रयुक्त होते हैं। हालांकि कुछ लिपि की वजह से आजकल चंद्र बिंदु को बिंदु की तरह ही लिखा जाने लगा है, परंतु हम जो व्याकरण के लोग हैं, हिंदी भाषा के लोग हैं, तो हमें इसको विस्तार से अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कहाँ तो बिंदु लगता है और कहाँ चंद्र बिंदु लगता है। तो अगर एक ही बात होती तो फिर ही इस प्रकार की आकृति बनाने की जरूरत नहीं थी। दोनों के उच्चारण में भी भिन्नता है और उसके लिखित में भी भिन्नता है। भाषा मूलतः मौखिक होती है और जो भी नियम कायदे बनते हैं वो भाषा की मौखिकता के आधार पर तय किए जाते हैं। लिखित रूप उसका दूसरा पक्ष है। तो इसलिए उच्चारण के स्तर पर भाषा में आज भी अनुस्वार भी है और अनुनासिक भी है। मित्रों, हम इसके शब्द के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। देखिए, इन दोनों में ही अव्यय लगा हुआ है अनु, जो इनके अर्थ को निर्देशित कर रहा है। अनु का कई अर्थ होते हैं। अनु का अर्थ होता है पश्चात भी होता है, अनु का अर्थ साथ साथ भी होता है, जैसे अनुगमन। तो जहाँ पर भी ये लगता है वहाँ उसके अर्थ उस शब्द की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो यहाँ दो जगह लगा हुआ है, एक नासिक शब्द है, एक स्वार शब्द है, और दोनों में अनु लगा हुआ है। और दोनों का देखिए अर्थ कैसे बनता है। तो पहले हम देखेंगे अनुस्वार। स्वार, इसको अनुस्वार भी कहते हैं और इसको अनुस्वर भी कहते हैं। अब अनुस्वर मतलब जिसमें स्वर के पश्चात, ध्यान से देखना, स्वर के पश्चात। अब स्वर के पश्चात क्या? स्वर के पश्चात उच्चारण। जो ध्वनि स्वर के उच्चारण के बाद ध्वनित होती है उसे हम अनुस्वर या अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ श्वेत पट पर लिखा हमने दंत। अब जब इसका उच्चारण करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, द, धन, अ और धन, न और धन, त। अब आप देखिए, इस जो अनुस्वार है ये न के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है और इसका उच्चारण अ के पश्चात हो रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनुस्वर या अनुस्वार। ये एक इसकी परिभाषा बनी। दूसरा शब्द है अनुनासिक। यहाँ श्वेत पट पर ध्यान देंगे तो अनुनासिक का अर्थ ये होता है साथ साथ। जो ध्वनि स्वर के साथ साथ उच्चरित होती है उसे अनुनासिक कहते हैं।
हमने गत वीडियो में जिक्र किया था कि स्वर के नासिक के ध्वनि के आधार पर दो रूप बनते हैं, एक सानुनासिक स्वर, एक निम्नुनासिक स्वर। तो ये स्वर है निम्नुनासिक और ये स्वर है सानुनासिक। तो सानुनासिक स्वर को ही अनुनासिक कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब आप दो उदाहरण देखेंगे कि साथ साथ क्या, नासिक के ध्वनि का साथ साथ उच्चारण, किसके साथ, स्वर के साथ, स्वर के साथ साथ, स्वर के साथ साथ जिस नासिक के ध्वनि का उच्चारण होता है वो स्वर का रूप अनुनासिक कहलाता है और वो स्वर सानुनासिक कहलाता है। अगर विद्यार्थी सुन रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए कि स्वर जिनके साथ नासिक की ध्वनि साथ साथ रहती है वह स्वर सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब जितने भी 11 स्वर है वो सारे के सारे निम्नुनासिक भी बनते हैं और सानुनासिक भी बनते हैं। अब साथ साथ उच्चारण कैसे होता है, जैसे अभी हमने दंत का उदाहरण लिया, अब तद्भव दांत का ले लीजिए। दांत का उच्चारण कैसे होगा, ऐसे द धन आ और इसके ऊपर ये लग गया। अब ये आ स्वर से नासिक के ध्वनि भिन्न नहीं है, तब क्या कहलाएगी, ये अनुनासिक कहलाएगी। तो ये दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, एक स्वर का ही नासिक के रूप है और दूसरा हमारे जो व्यंजन है उसमें जो पंचम वर्ण है उसका विकल्पात्मक प्रयोग अनुस्वार है। अब कैसे, अब यहाँ आप देखिए, हमने जिक्र किया था माहेश्वर सूत्र में 5 वर्ग बनते हैं व्यंजनों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग का 5वां जो व्यंजन होता है वो होता है ये, कई इसको बिंदी नीचे लगा देते हैं तब ये उच्छिष्ट वर्ण बन जाता है, उसका उच्चारण हड़ होता है। हम यहाँ जो स्थान है वो है अंग का, इससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, ये बीच में आता है, तो इसकी बिंदी दाएं तरफ लगेगी। च वर्ग है उसका पंचम वर्ण है य, ट वर्ग है उसका उच्चारण, उसका पंचम वर्ण हण, और त वर्ग का पंचम वर्ण है न, और प वर्ग का पंचम वर्ण है म। यह मूल रूप में व्यंजन हलंत होते हैं, तो आप हलंत रूप में भी लिख सकते हैं, पर उच्चारण करते हैं इसलिए इसके साथ हम अ स्वर का प्रयोग कर देते हैं। तो ये जो पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण हिंदी में अनुस्वार के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हमें लिखना होता है मंजू, आपने गौर किया होगा कई मंजू ऐसे लिख देते हैं और कई ऐसे लिखते हैं। अब हमको कहा जाए कि दोनों में ठीक कौन सा है, तो हम इसको ठीक बताएंगे। क्यों ठीक बताएंगे कि या तो आप ऐसे लिखो और या फिर ऐसे लिखो। हिंदी निदेशालय नई दिल्ली ने अब हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु रूप में अनुस्वार के प्रयोग को स्वीकृत कर दिया है, तो इसलिए अब आप बेधड़क ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको केवल पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सी ध्वनि उच्चारित होती है, तब आप इसको खोल करके बता सकते हो कि यहाँ यह है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप गौर कीजिए कि ये इनका विधान कैसा है। देखिए इनका क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, मतलब कंठ से बोला जाता है। च का तालव्य, ट का मूर्धा, त का दंत्य और प का ओष्ठ्य। ये इनका भी उच्चारण स्थान यही होता है सबका, पांचों का। एक वर्ग के हैं। तो अब जैसे यहाँ लिखना है गंगा, तो अब गंगा मूल रूप में संस्कृत में भी ऐसा लिखा जाता है, देखो ऐसे
ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी में इसको अगर ज़्यादा खोल के लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, परंतु पंचम वर्णों को निदेशालय हिंदी ने इस रूप में स्वीकृत कर दिया है, इसलिए आपको यही लिखाना है। परंतु अब से आप पूछ लिया जाए कि ये जो बिंदु लगा हुआ है और इसके बाद में ये ग लगा हुआ है, तो इसके बीच में ध्वनि कौन सी होगी, तो आपको इतना ही पकड़ना है कि आपको देखना है कि ये वर्ग कौन से वर्ग का प्रयोग है। तो ग देखना है, तो ग का पंचम वर्ग कौन सा होता है, अंग होता है। तो यहाँ क्या है, अंग है, ये देख लो ये। इसी प्रकार मान लो एक शब्द आ गया कंघा, अब आप देखो ये कंघा लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि यहाँ ध्वनि कौन सी है, तो आपको यही देखना है कि घ का पांचवा वर्ण कौन सा है। तो घ का पांचवा वर्ण है अंग, तो यहाँ लिख दियो अंग। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ जो ध्वनि है वो अंग की है। लिखना ये ठीक है, कोई गलत नहीं है। ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि ये कंगन लिखना है, तो यहाँ ग से पहले कौन सा नासिक की ध्वनि होगी, तो आप बता सकते हैं ग का। ग देखो किस में आता है, क वर्ग में आता है। क का पांचवा वर्ग कौन सा है, अंग है। इसी तरह आपका दिनांक लिखते हैं, तो आपने देखा होगा संस्कृत में दिनांक ऐसे लिखा जाता है। वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि संस्कृत में पंचम वर्ण को लिखने की परंपरा है। हिंदी में ये परंपरा बहुत समय तक थी, अब ये परंपरा हट गई है। उसके स्थान पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अब देखिए संस्कृत में, हिंदी में इसके लिए ऐसा ही लिखा जाता है। अब हमसे पूछ लिया जाए भी क से पहले जो नासिक की ध्वनि कौन सी है, तो हम बता सकते हैं कि पहले आपको देखना है कि क का पांचवा वर्ग कौन सा है, अंग होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी अंग होगा। तो आप एक बार क्योंकि हमने शुरुआत में जो पढ़ाई की है उसमें इसको हड़ा बोला है, तो मित्रों ये बिंदु जब नीचे लगाते हैं तो हड़ा है, और बिंदु जब सामने लगाते हैं, दाएं तरफ लगाते हैं, तो अंग है। तो ये पांचवा वर्ण जो क वर्ग का अंग है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मान लो यहाँ चंचल लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसको और कैसे रूप लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब रूप तो तीनों ही ठीक है, परंतु हिंदी में हम इसी रूप का प्रयोग करेंगे क्योंकि यही मानक है। अब यहाँ ये क्यों लगा, क्योंकि ये च का पांचवा वर्ग है। अब दोनों रूप से लिखा जाता है, संस्कृत में ये ऐसे लिखा जाता है और हिंदी में खोलने के लिए, समझाने के लिए आपको ऐसे लिख करके बताया है। इसी तरह मान लो मंजू है, हमने पहले उदाहरण लिखा था, अभी पढ़ा है श्याम श्वेत पट पर, देखिए। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ ज है, तो ज का पांचवा वर्ग कौन सा है, ये है, तो ये आएगा, ना नहीं आएगा। उसी तरह मान लो ठंडा लिखा हुआ शब्द है। अब ठंडा में ड से पहले क्या आएगा, तो हमें ड का देखना पड़ेगा, पांचवा वर्ण कौन सा है, हणा है, तो ये हणा लिख सकते हैं। कई ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु हमें इसी रूप को ठीक मानना है। अब इसी प्रकार आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। जैसे दंत लिखना है, तो अब देख लिए तय का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, न होता है, इसका मतलब यहाँ हलंत न होगा। उसी प्रकार म का देखना है, तो ऐसे लिखना है, पंप लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि प का पांचवा वर्ण कौन सा है, म, तो यहाँ ये आएगा। अब अपने को लिखना ये है, कोई पूछ ले और कैसे लिखा जा सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार मान लो अंबुज लिखना है, तो अब देखिए
व का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? म। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो 5 वर्ग है और वहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ जो ध्वनि देखनी हो तो आपको ये देखना है कि उसका 5वां व्यंजन कौन सा है, उससे मतलब जहाँ ध्वनि प्रयोग हो रही है उसके बाद कौन सा वर्ण है, उसकी 5वां वर्ण कौन सा है, उस वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है, वही वहाँ लगेगा। तो अगर आपको उसका ठीक गलत देखना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। कोई भी शब्द है, आप देख लीजिए, पतंग है, कंगा है, मंजू है, अंश है, अंश तो अलग आएगा, अंत है, तो कोई सा भी उदाहरण देख लो आप, उनमें सीधा सा नियम है कि उसका 5वां वर्ग का 5वां वर्ण देखना है। अब अनुस्वार का प्रयोग हमने क्या किया, एक तो देखिए अनुस्वार की विशेषता क्या हुई कि ये स्वर के पश्चात उच्चारित होता है। ये हमने अभी भी देख लिया कि इसका उच्चारण स्वर के पश्चात होता है, एक बात। दूसरी बात, ये पंचम वर्ण के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। विकल्प कैसे, एक बार बता दिया, फिर भी पुनः बता देता हूं। जैसे हम यहाँ दंत ऐसे लिखते हैं तो मूल में दंत ऐसे है, तो इसका विकल्प क्या किया, न का विकल्प हमने ये बिंदु बना दिया, तो ये पंचम वर्ण के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, आप गौर करना, संस्कृत में पंचम वर्ण मूल रूप में लिखे जाते हैं, परंतु हिंदी में ये बिंदु रूप में लिखे जाते हैं। परंतु संस्कृत में जब इसकी अंतस्थ वर्णों की बात आएगी, जब ऊष्म वर्णों की बात आएगी, वहाँ ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अब आप अपने को देखना होगा कि परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ अनुस्वार है या अनुनासिक है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ अनुस्वार होगा या अनुनासिक होगा। तो इसके लिए हमें कुछ उदाहरणों से बात करनी पड़ेगी। दरअसल हिंदी में जो तद्भव शब्द है उन्हीं में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, और प्राय जो तत्सम शब्द है वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे संस्कृत में शब्द है ग्राम, कई उदाहरण देखेंगे जहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक नहीं होगा, परंतु जिसका तद्भव बनाते ही वहाँ अनुनासिक हो जाएगा। जैसे ये गांव, ये अनुनासिक है। जैसे दंत, यहाँ दांत। जैसे यहाँ आंत्र, आंत्र का तद्भव क्या होता है, आंत, यहाँ आंत बन गया। जैसे पाद, पाद कहते हैं पैर को, तो यहाँ बन गया पाँव। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो तत्सम से तद्भव बने हैं। तद्भव वो उन शब्दों को कहते हैं जो मूल में संस्कृत में थे, फिर उनसे कुछ ध्वनि परिवर्तन के बाद पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। तो उन तद्भव शब्दों के साथ सदैव और प्रायः अनुनासिक का प्रयोग होगा। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, ये अक्षी, ये आंख, तो हमने कई उदाहरण देखे हैं जिसमें तत्सम से जब तद्भव बनते हैं तो अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तीन बातें होंगी, एक स्वर के पश्चात, एक तद्भव के साथ, और एक
तीसरी बात जो है वो है तद्भव के साथ, और स्वर के पश्चात, और एक वो उसका जो पंचम वर्ण का विकल्प। ये सब हम अनुस्वार की बात कर रहे हैं। चौथी इसकी बात क्या है कि जो अनुस्वार होते हैं उसमें हमारे नाक से जो ध्वनि है वो अधिक बाहर निकलती है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। अनुस्वार में जब नाक से ध्वनि अधिक बाहर निकलती है और अनुनासिक में नाक से ध्वनि कम निकलती है। जैसे हमें बोलना है दंत, तो हम इसको नाक बंद करके नहीं बोल सकते, दंत नहीं बोल सकते, परंतु जब दांत बोलना है, दांत, तो हम आसानी से इसको बोल सकते हैं। तो आपके पास ये भी एक टूल है कि अगर हमें देखना है कि यहाँ अनुस्वार लगेगा या अनुनासिक लगेगा या ठीक कौन सा है, तो आप नाक बंद करके, जिनका उच्चारण कुछ कुछ हो जाता है इसका मतलब है कि वहाँ अनुनासिक है, और जिनका उच्चारण बिल्कुल नहीं होता है तो इसका मतलब वहाँ अनुस्वार है। इसके अलावा ये भी एक हो गया, विशेषता हो गई इस अनुस्वार की कि यहाँ नासिका से ध्वनि अधिक बाहर निकलती है, हवा ज़्यादा बाहर निकलती है। तो ये यहाँ लिख सकते हैं कि नाक से हवा अधिक बाहर निकलती है। इसके अलावा कि जब हम नासिक का प्रयोग करते हैं तो हमें उच्चारण हमारा सहज हो जाता है, तो हमें पूर्व वर्ण पर कोई बलाघात नहीं लगाना पड़ता। जबकि जब अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तब हमें पूर्व वर्ण पर बलाघात लगाना पड़ता है। जैसे हमने बोला आंत्र, तो आ पर, यहाँ पर नए यहाँ है, ऐसे है, तो हमें आ पर पूरा बल लगाना पड़ेगा, आंत्र। और जब हम अनुनासिक बोलेंगे तो हम सहजता के साथ आंत बोल देंगे। जैसे गांव, तो हम यहाँ ये गौर करने की बात है क्योंकि जो पंचम वर्ण है वो मूलतः व्यंजन ही है, और जब हलंत व्यंजन होता है तो उससे पूर्व जो वर्ण होता है उसको हमें बलाघात करके प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा उसका उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक अंतर है कि अनुस्वार में पूर्व वर्ण पर बल लगाना पड़ता है। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी हुई कि ये जो अनुस्वार है वो बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, और जो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विशेषता तो ये होगी। सातवीं और जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है अनुस्वार की, कि जो अनुस्वार है वो एक व्यंजन के तौर पर प्रयुक्त होता है। किसके तौर पर? व्यंजन के तौर पर। इससे स्वर का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वर तो इससे पहले रहता है। तो ये व्यंजन के तौर पर है। नासिक के ध्वनि जरूर है, परंतु इसका मूल रूप में ये व्यंजन ही है, तो इसका व्यंजन के तौर पर प्रयोग होता है। और अनुनासिक का एक स्वर का वो नासिक के रूप है। तो ये इसकी सैद्धांतिक जानकारी थी, जिसमें कहाँ तो अनुस्वार लगता है और कहाँ अनुनासिक लगता है। तो मोटा मोटा ये है कि जहाँ पर भी तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ प्रायः अनुस्वार होगा, और जहाँ तद्भव शब्दों का प्रयोग है वहाँ अनुनासिक होगा।
अब हमने देखा होगा कि आपने लिखा होगा लोगों, अब ये ठीक है या नहीं है? अब आप ये देखो, अचंबा करोगे, ऐसे ऐसे ठीक नहीं है, अब तो ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब आप पुरानी किताब देखोगे आज से 30-35 साल, तब आपको यहाँ ऐसे चंद्र बिंदु लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले जो अनुस्वार है और जो अनुनासिक है, उनके दोनों के भिन्न भिन्न लिपि चिन्ह थे। तो और वो मात्रा वाले वर्णों में भी लगते थे और बिना मात्रा वाले वर्णों में भी लगते थे। परंतु समय के अंतराल के बाद कुछ लिपि की कठिनता की वजह से अब केवल ये बिंदु रूप में रह गया है। कुछ दिनों तक ये बिना मात्रा वाले जो वर्ण है, जो ऊपर जो मात्रा लगती है, उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग बिंदु रूप में था, बाकी चंद्र बिंदु था। परंतु अब ये चंद्र बिंदु प्रिंटिंग में केवल पाठ्य पुस्तकों में जरूर रह गया है, परंतु अन्य जो कहानियों की किताबें हैं या अखबार है, वहाँ पर चंद्र बिंदु उच्चारण में तो है, परंतु लिखित रूप में चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लिखा जाने लगा है। जैसे पहले मान लो, जैसे ये है ओ, तो यहाँ तो बिंदु लग गया, आ यहाँ भी बिंदु लग गया। अब जैसे ई आई यहाँ भी लग गया, परंतु जैसे ये दीर्घ ई आई तो यहाँ ये बिंदु रूप में लगेगा, जबकि पहले ये ऐसे लगता था। अब जैसे ऊ आया तो वहाँ ये लग गया, दीर्घ ऊ आया वहाँ भी लग गया, ए आया वहाँ भी लग गया, परंतु ये आया तब ये बिंदु रूप में आ गया, ये ऐसे अब नहीं आता। फिर ओ आया तो ये ऐसे लग गया, ऐसे नहीं रहा। औ आया तो वहाँ पर भी ये ऐसे लग गया, ऐसे नहीं लगा। तो उच्चारण में तो वही परंपरागत रूप है, परंतु लिखित में अब जो अनुनासिक है वो बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है। इसलिए हमें गौर करना है कि हम जैसे ही जो तद्भव शब्द देखते हैं, उसका बहुवचन देखते हैं, उनके जो रूप विधान देखते हैं, तो वहाँ जो बिंदु लगा है तो उसको केवल हमें अनुस्वार नहीं मानना है, वहाँ वो रूप अनुनासिक है। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा लोगों। अब जो लोगों लिखा, अब ये बिंदु दिखने के बाद में आप कहोगे ये तो अनुस्वार है, जबकि ये अनुस्वार नहीं है, ये ओ का नासिक के रूप है, सानुनासिक रूप है। तो ये यहाँ पर क्या है, अनुनासिक है। जैसे हिंदी में जो कारक है में, यहाँ आप कहोगे ये भी तो अनुस्वार है, ये अनुस्वार नहीं है, यहाँ पर भी अनुनासिक है। अब जैसे लड़कियाँ लिखेंगे तब तो हम ऐसे लिख देते हैं, परंतु जैसे लड़कियों को यहाँ ऐसे लिखते हैं तो आप कहते तो ये तो अनुस्वार है, जबकि ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। तो हमने केवल ये अनुस्वार और अनुनासिक का भ्रम क्यों होता है? क्योंकि लिपि चिन्ह में इसका प्रयोग पहले बहुत स्वतंत्र था, तब हमारे सामने कोई समस्या नहीं थी, हम पता लगा लेते थे कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है। अब जो ऊपर की जो मात्राएं लगती है उनमें चंद्र बिंदु हट गया और केवल बिंदु लगता है, तो उसे भी हमें अनुनासिक के तौर पर ही उच्चारण करना है और उसी को वैसा ही बोलना है। तो केवल चंद्र बिंदु और बिंदु से हमें अनुस्वार और अनुनासिक का भेद नहीं करना है। अब हमें इसका कुंजी वाक्य क्या है, कैसे समझें कि ये अनुस्वार है या अनुनासिक है, उसके लिए हमने 7 बातें बताई है। फिर सबसे जो बड़ी बात बताई है वो है तद्भव शब्दों की, कि तद्भव शब्दों का जब प्रयोग होगा तब प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग नहीं,
अनुनासिक का प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। और फिर हम बोल के देख लेंगे, बिना झटके से बोला जाता है तब वहाँ क्या होगा, अनुनासिक होगा। जब हम पूर्व वर्णों के साथ हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है वहाँ भी अनुनासिक होगा। और स्वर के साथ जिसका उच्चारण हो रहा है वहाँ भी अनुनासिक होगा। तो हमने अभी कुछ उदाहरणों के साथ अनुस्वार और अनुनासिक पर बात की है। ये बात एक बार और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा, इसमें कई उदाहरण नहीं लेंगे तब तक ये विषय पूरी तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें, तब इस अनुस्वार और अनुनासिक के संप्रत्यय को और अधिक समझ पाएंगे। पूरे प्रकरण को जानने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।